Hello, hi guys, good evening. How are you all? I hope all of you well and life is well and you are well, दोस्तों. So welcome to Legal Reasoning Quiz. आप सबका Legal Reasoning Quiz में स्वागत है बहुत सारा. And मेरा नाम प्रदीप नागर है. I'm be able to run a budget master studio जो रहा था उसको लेने सुने plan राघव सीधे आएंगे लाते हैं 2014. और अगर आप में से कोई भी MHCT का एग्जामिनेशन देना चाहता है तो आप MHCT के मॉक्स दे सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे. और फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सेक्शन लेंथ मॉक टेस्ट दोनों ही अवेलेबल हैं अनअकैडमी के टेस्ट सीरीज में. आप जाके मॉक टेस्ट को दे सकते हो 25 से 30 मार्च तक. तो अगर आप कोई भी करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं ताकि आपको चल जाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और कितना आपको और बेटर करना है कि नहीं करना है. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब. सो अगर आप में से कोई भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं. मार्च 31 तक ये ऑफर वैलिड है. अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है, यूजुअली 10% होता है. तो अगर आप में से कोई भी घर बैठे बैठे अपने अनअकैडमी के साथ प्रिपरेशन करना चाहता है क्लैट एग्जाम की तो आप कर सकते हैं. और उसमें आपको सारे कोर्सेज, सारे बैचेस, जिस भी एजुकेटर से पढ़ना चाहे उससे पढ़ सकते हैं. और घर बैठे बैठे सिलेबस कम नहीं कर सकते, घर बैठे बैठे मॉक्स दे सकते हैं. तो जितने मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने मंथ्स के लिए आप अनअकैडमी सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं. तो अगर आप लोग लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन. और अगर आपको मेरे प्लान सारे सकते हैं तो मेरा कोड सकते हैं कृति भी. सो लेवल ऑफ फाउंडेशन बैच क्लैटर 2024 एस्पिरेंट्स के लिए मार्च 30 ट्यूटोरियल अगर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. एमएससीटी क्रैश कोर्स सिर्फ अकेला बाय करना चाहते हैं तो वो आप अनअकैडमी स्टोर से कर सकते हैं. लॉ विस्तारा भी आप अनअकैडमी स्टोर से बाय कर सकते हैं. वॉरियर्स ड्रॉपर्स बैच क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए इसमें लीगल एप्टीट्यूड मैं पढ़ाऊंगी. तो अगर आप कोई भी लीगल एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हैं. इसमें क्लासेस नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगी and you can enroll in the same special classes in free classes होती है अनअकैडमी यहाँ पे. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है, उसमें पोल होते हैं, रेज एंड कर सकते हो. नेम्स क्लासेस कहीं से कहीं क्लास एक्सेस कर सकते हो. मैं बहुत अच्छी हूँ. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब. कैफे में नहीं हूँ, ये मेरा घर है भाई. चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. स्टार्ट करें पोल गाइस. क्या मैथ्स कर रही हो क्या बैठ के. स्टार्टिंग द पोल दोस्तों. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब जो कि आपने गलत कर दिया है. अरे भाई, ए बी और सी तीनों मिलके डी को 3000 रुपीज उनसे उधार ले रहे हो. 3000 रुपीज उनको वापस देना है. मतलब तीनों का शेयर कितना है. 1000 है ए का, 1000 है बी का, 1000 है सी का, है ना. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए इज इनसॉल्वेंट, मतलब ए के पास पैसा नहीं है तो ए पैसा वापस नहीं कर सकता. बट उसके असेट से आप 1/2 ऑफ हिज डेट्स पे कर सकते हो. मतलब 500 रुपए आप पे कर सकते हो. 500 रुपए अभी भी ए का नहीं पे किया जाए कर पाएगा ए. तो ऐसा होता है अगर दो या दो से ज्यादा लोग मिलके डेट लेते हैं और उनमें से कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बाकी लोगों को उसका बचा हुआ हिस्सा पे करना पड़ता है. तो यहाँ पे 500 ए ने पे कर दिए, 500 ए के बच गए, तो ये 500 बी और सी में डिवाइड हो जाएंगे. तो 250 बी को और देना पड़ेगा और सी को भी 250 और देना पड़ेगा. क्योंकि यहाँ पे सी ने पूरा पे कर दिया है तो बी हैज टू पे 1250 रुपीज टू सी. ठीक है. तो सी कैन टेक 500 रुपीज फ्रॉम ए एंड 1250 रुपीज फ्रॉम बी. समझे क्यों इसका आंसर ए है एंड नॉट सी. क्योंकि ए का 500 रुपीज फिर कहां से दोगे आप डी को भाई. क्योंकि पॉइंट ये होता है कि अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो तो वो क्यों सफर करे कि जिससे आपने वैसे लिए थे. जितने लोगों ने मिलके वैसे लिए उन सबकी ड्यूटी है टू गिव बैक द मनी. तो यहाँ पे उनको 1200 रुपए 1250 पे करने पड़ेगा वापस. क्योंकि उसका 500 रुपए भी उन दोनों में अलग अलग बढ़ जाएगा. सो इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. स्टार्टिंग द पोल दोस्तों.
इजी प्लीजी लेमन स्क्वीजी, ये तो आप सब लोगों को आता ही है, ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुकी हूँ। कोई भी अगर हिंदू मैन है सिर्फ और सिर्फ इसलिए रिलीजन कन्वर्ट करता है ताकि वो मैरी कर सके किसी और लड़की से, 2 बार मैरिज कर सके, तो उसकी दूसरी मैरिज कोर्ट वॉइड मानता है, क्योंकि लॉ ये कहता है कि आप जिस रिलीजन में बॉर्न हुए हो सिर्फ मैरिज के पर्पज के लिए आप उस रिलीजन को छोड़ नहीं सकते। सो बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy, बहुत ही आसान से क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा जवाब। 15 साल की लड़की की शादी हुई है विद 60-year-old मैन, उसकी कंसेंट के बिना हुई है, लेकिन उसके पेरेंट्स की कंसेंट है। तो जब भी माइनर चाइल्ड होता है और उसके पेरेंट्स की कंसेंट होती है और माइनर की कंसेंट नहीं होती, देखो अगर माइनर की कंसेंट है तो वैसे ही वैलिड है। अगर माइनर की, क्योंकि यहाँ माइनर की कंसेंट नहीं है, आयशा यहाँ लिखा हुआ है विदाउट हर कंसेंट, तो क्योंकि विदाउट हर कंसेंट है, बिना उसकी कंसेंट के है, सो इट इज गोइंग टू बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द गर्ल। अभिषेक कुछ तमीज वमीज नहीं है, क्लास में कैसे बात करते हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, बदतमीजी हो क्या है, हो क्या। सो वॉइडेबल एट द ऑप्शन of the girl, it is going to be voidable at the option of the girl. C is absolutely correct, क्योंकि लड़की की कंसेंट नहीं थी। अगर कोई भी माइनर होता है और उस बच्चे की कंसेंट नहीं ली जाती है और उसकी मैरिज करा दी जाती है, तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे therefore C is the correct answer दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है ये क्वेश्चन किया है। चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस। क्वेश्चंस किए हैं और आपको नहीं आते, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं क्वेश्चंस करके भी गलत कर रहे हैं, आपके भी टैलेंट अलग है। सो डिसीजंस पर इंक्वायरियम का मतलब क्या होता है कि उसमें हमने लॉ को फॉलो नहीं किया है, कोई एरर है। ऐसे डिसीजंस जिसमें एरर होता है उनको बोलते हैं पर इंक्यूरियम। सो यहाँ पे व्हेन इट इज गिवन इन इग्नोरेंस ऑफ अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन और बाइंडिंग अथॉरिटी, जब भी हम लॉ के अगेंस्ट कोई भी डिसीजन दे देते हैं, लॉ फॉलो करके नहीं देते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी पर इंक्यूरियम। चलिए ये बताइए। Starting the poll, guys. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब, वेरी इजी बिजी। एक्ट ऑफ गॉड का आपसे पूछा गया है कि क्या डेफिनेशन होता है, तो एनी नेचुरल कैलामिटी इज कॉल्ड एज एक्ट ऑफ गॉड। तो जिसमें कोई भी ह्यूमन नेचर ने कोई प्ले नहीं किया है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ है, उसको एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। सो यहाँ पे बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बाय प्ले ऑफ नेचुरल फोर्सेस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए ये बताइए, starting the poll, guys. आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब, ये तो हमने कल ही किया है, थेफ्ट पढ़ना शुरू किया था कल आईबीसी क्लास में। सो थेफ्ट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट, इजी बिजी लेमन स्क्वीजी, सो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट possession. So B is the correct answer. ओनरशिप मैटर नहीं करती, अगर आप अपना सामान किसी और पर्सन को देते भी हो और उसके पास से चोरी हो जाती है, तो उसके पास राइट है, वो थेफ्ट का केस कर सकते हैं। सो इट इज एन ऑफेंस अगेंस्ट पोजेशन। डिफरेंस क्या होता है, ओनरशिप का मतलब है कि आप उस चीज के ओनर हो, आपको बिलोंग करती है, आपके पास सारे राइट्स है, और पोजेशन का मतलब है कि फिजिकली वो चीज आपकी है, अभी है आपके पास। चलिए starting the poll, guys. Easy
पीजी, लेमन, स्क्वीजी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब। इमरजेंसी अगर डिक्लेयर की गई है तो वो कब खत्म हो जाएगी? जब जिस दिन वो डिक्लेयर की गई है उसके 6 मंथ्स के बाद उसे क्या बोलते हैं वो सीज टू ऑपरेट कर जाती है, डज नॉट ऑपरेट एनी मोर। सो वो एंड हो जाती है 6 मंथ्स के बाद जिस दिन उसे डिक्लेयर किया गया है। रिजोल्यूशन बाय पार्लियामेंट पास होने के बाद अगर और 6 महीने लगेंगे तो ऐसा तो वो चलती रहेगी ना बहुत सारे टाइम तक। तो ऑब्वियसली जब उसे इशू किया गया उसके 6 मंथ्स बाद तक वो सीज हो जाती है टू ऑपरेट। चलिए, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन किए हैं। हेलो नावेद, कैसे हैं आप? Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान सा जवाब। क्रिश्चियन वुमन और हिंदू मैन के बीच में अगर मैरिज होती है हिंदू मैरिज एक्ट में, तो वो मैरिज कैसी होगी? तो इट इज गोइंग टू बी, किया था क्वेश्चन ये। अच्छा, एनीवे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये और आप बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया। आई डोंट नो व्हाई। इट इज गोइंग टू बी वॉइड, क्योंकि मैरिज बिटवीन टू हिंदूज इज ओनली परमिसिबल अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन की शादी हिंदू मैरिज एक्ट में थोड़ी हो सकती है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है। सो ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग द पोल, गाइस। आई एम सॉरी, आई थिंक एक क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस रिपीट हो गए। आई शैल टेक दैट इन माइंड नेक्स्ट टाइम। आई अपोलोजाइज अगर किसी एक बच्चे के लिए रिपीट हो रहे हैं सवाल। आई डिडंट चेक दे वाला। चलिए, if both the parties to a contract believe in the existence of a subject which in fact does not exist, अगर दोनों पार्टीज को लगता है कि एक फैक्ट एग्जिस्ट करता है बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ऐसा अग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड होता है। उसे आप एनफोर्स थोड़ी करा सकते हो। सो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू बी वॉइड, इट इज नॉट एग्जिस्टेंस, क्योंकि वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है ना जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब। दिस इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन ब्रुक बॉन्ड कंपनी वाला, जिसमें संजय एक ड्राइवर रहता है और वो जाते समय क्या बोलते हैं एक्सीडेंट कॉज कर देता है, क्योंकि अनएनफोर्सेबल वर्ड नहीं होता बेटा, वॉइड वैलिड वॉइडेबल वर्ड्स होते हैं। एनीवे, एम्प्लॉयर आस्क्ड हिज सर्वेंट टू डिलीवर अ लेटर। एम्प्लॉयर ने सर्वेंट से बोला कि एक फ्रेंड के घर पे जाके लेटर डिलीवर करके आओ। जब लेटर डिलीवर करके आया तो सर्वेंट जो है अपने वर्क प्लेस पे वापस जा रहा है, मतलब वो अभी भी कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में है। उसको एक दोस्त मिलता है और वो अपनी साइकिल स्टॉप करता है, दोस्त से बातें बातें करने लग जाता है, वापस वर्क प्लेस पे जाने लगता है और बीच में वो एक्सीडेंट कॉज कर देता है। तो अभी तो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे डी इज करेक्ट, एम्प्लॉयर इज लायबल, क्योंकि एक्सीडेंट टुक प्लेस इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सर्वेंट। ये मैंने आपको वो वाले एग्जाम में बताया था जिसमें उसकी फियांसे होती है, वो बिठा लेता है, फियांसे को चोटें लग जाती है जब वो वापस ऑफिस जा रहा होता है। तो कंपनी इज हेल्ड लायबल बिकॉज उस टाइम पे आप ऑफिस जा रहे हो आ रहे हो तो ऑफिस का ही एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। अभी अभी वो घर जा रहा होता तो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होता। ठीक है, चलिए। हेलो संजना, कैसी हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस।
Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. सो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं कि अगर आप आर्टिकल्स बनाते हो तो आपकी लाइबिलिटी होगी कि आप देखो कि भाई ड्यू केयर और विदाउट नेग्लिजेंस के साथ बने हैं, ताकि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको कोई भी इफेक्ट ना पड़े. एक ही इंटेंशन थी कि वो कुछ शूज खरीदे, वो एक रिटेल शॉप गया, वहां से शूज खरीद भी लिए. रिटेलर ने उसको जेड एंड कंपनी के शूज दिए. जब वो शूज ट्राई कर रहा था तो उसको शूज के अंदर एक नेल था, उससे बाइट हो गया. अब उसने उसको इंजरीज हो गई है, तो उसने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहा है. तो वो केस फाइल कर सकता है, क्योंकि पैसेज क्या बोल रहा है कि जो आपका कंज्यूमर है उसको हार्म नहीं होना चाहिए. तो ये उसका कंज्यूमर हो सकता था. तो यहाँ पे इसलिए अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल गो, पैसेज के हिसाब से कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर. जेड एंड कंपनी इज लायबल एज ए वाज अ प्रोस्पेक्टिव बायर एंड हेंस द कंपनी इज लायबल. रिटेलर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता ना, रिटेलर का पॉइंट ही नहीं है. कहाँ दिया हुआ है प्रिंसिपल में कि रिटेलर की क्या लाइबिलिटी होती है, क्या लाइबिलिटी नहीं होती है. रिटेलर ने उसे वो शूज दिया, इससे थोड़ी लाइबिलिटी बनती है. मैं तुम्हें आके कोई फोन सजेस्ट करूँ तो इससे फोन फट जाए तो मेरी लाइबिलिटी थोड़ी होगी. तो यहाँ पे बी इज नॉट द आंसर, सी इज करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. साहिल एज अ लास्ट रिसोर्ट भर सकते हो बीएचयू वगैरह के लिए, बाकी तो कोई अच्छी यूनिवर्सिटी उसमें है नहीं. पर मतलब एमएचसीटी में ही हो जाए, कोशिश करो, या स्लैट. Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों. एवरीबडी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड एक्ट्स और ओमिशंस व्हिच वन कैन फोरसी वुड इंजर हिज नेबर. तो आपको ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए जो आपके नेबर को इंजर कर दे. नेबर का मतलब क्या है? एनी पर्सन जो आपके आसपास है या जिससे भी आपकी लाइबिलिटी बन सकती है. तो ये क्यों गलत कर दिया आप लोगों ने इतना सारा? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था. एक बस कैच करने के लिए भाग रहा था. बी एक स्ट्रेंजर उसके आगे था, उसके सर पे एक पैकेट था. बी गिर गया और उसमें से ग्लास चैंडलियर जो है पूरे की तरीके से शैटर हो गया. तो उसने कॉम्पेंसेशन मांगा है. तो पुश करने का तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा ना. अरे सी तो पंचायत आंसर है. उसे ये नहीं करना चाहिए था, उसे वो नहीं करना चाहिए था. यहाँ लीगल ऑब्लिगेशन की प्रिंसिपल में बात हो रही है. मैंने आंचल हमेशा बताया कि आपका ऑप्शन वो ऑप्शन होगा जो आपके पैसेज के वर्ड से सिमिलर होता है. तो लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए. डी भी कह रहा है ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नॉट लायबल कैसे हो सकता है भाई? ही विल बी लायबल ना. प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि आपको रीजनेबल केयर लेनी चाहिए कि आप ऐसा ना करो. तो पुश करने की लायबिलिटी तो मिलेगी, शैंडलियर की ना मिले तो डी इज करेक्ट. भागते समय पता तो होता है सामने वाला गिर सकता है तुम्हारे भागने से. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. एमएनएलयू कौन सा वाला? तू अभी पढ़ रहा है वहां पे? क्लासेस शुरू हो गई? नहीं सॉरी, अभी कहाँ से क्लासेस शुरू? अभी तो मार्च चल रहा है. सॉरी, मेरे को लगा पेपर मई में होता है, हम जून में पहुंच गए. नहीं नहीं नहीं. एमएनएलयू नागपुर के एक बार क्या बोलते हैं, एल्यूमनाई से पूछे ना कॉलेज कैसा है. क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब एमएनएलयू वुड बी अ बेटर चॉइस. बीएचयू से तो बेहतर ही है, या एयू से भी बेहतर ही है.
starting the poll, guys. Oopsie. अरे भाई, पुलिस का काम है पुलिस की ड्यूटीज निभाना। रैली के ऊपर से गाड़ी चला देना पुलिस की ड्यूटी होती है क्या? क्यों? रैली के ऊपर से गाड़ी चला देना पुलिस की ड्यूटी है। पुलिस किसी को पकड़ने वकड़ने गई थी तब उससे कुछ टॉट कमिट हो जाए समझ आता है। यहाँ पे तो पुलिस गलत काम कर रही है ना, रैश मैनर में मॉब की तरफ गाड़ी चला रही है, तो यहाँ पे स्टेट इज गोइंग टू बी लायबल, क्योंकि एक्ट ऑफ स्टेट में नहीं आएगा, तो स्टेट की लायबिलिटी बनती है। स्टेट तब लायबल होती है जब सॉवरेन एक्ट नहीं होता। सॉवरेन एक्ट में पुलिस एक्ट आते हैं, लेकिन पुलिस की जॉब करते हुए एक्ट। बाकी बाकी अगर ये सब गाड़ी तेज वेज इधर उधर चला रही है तो वो सॉवरेन एक्ट थोड़ी है, वो तो कोई भी कर सकता है, तो वो रैश एक्ट है। तो यहाँ पे इट इज नॉट अ सॉवरेन एक्ट, देयरफॉर द स्टेट इज गोइंग टू बी लायबल। इज करेक्ट। चलिए, here's your leaderboard. शाल्वी, भावना, कनिका, आदित्य, सौम्यदीप, जागृति, आंचल, सौम्या, अंशन, पावनी। Very, very good, guys. प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई करिएगा। Starting the poll, guys. मैंने ग्रुप में डाला है भाई, क्या बात कर रहे हैं? डाला है भाई, ग्रुप पे है। कुछ भी तुम लोग को क्या लगता है रोज आओगे और ये कहोगे और मैं मान जाऊंगी? चलिए, सो यहाँ पे आर विल सक्सीड एज पी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डीड्स इन हिज प्रीमाइसेस। हम प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल में लिखा हुआ है कि एनी लॉस, किसी भी प्रकार का लॉस अगर सफर होता है किसी डेंजरस थिंग को आपकी लैंड पे लाने से, तो आपको लायबल किया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि जितना भी लॉस हुआ है वो सब कुछ पी की वजह से हुआ है। पी अपनी प्रॉपर्टी पे डेंजरस थिंग को लेके आया, सो आर विल सक्सीड इन दिस केस। सो बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए, सॉरी युवांश, कल मैं सेम बैकग्राउंड में बैठ जाऊंगी, माफ कर दे भाई। Starting the poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान सा जवाब। तो जो भी ऑक्यूपायर होता है जो प्रीमाइसेस में रहता है, उसकी ड्यूटी ऑफ केयर है टुवर्ड्स ऑल हिज इनवाइटीज एंड विजिटर। उस जिसको उसने खुद इनवाइट किया उसकी तरफ भी और विजिटर की तरफ भी है जो उसको विजिट करने के लिए आया है फॉर सम रीजन। तो यहाँ पे पी जो है एक बिग प्लॉट का ओनर है, बंगलो के साथ रहता है, उसकी कंपाउंड वॉल है, वहां पे उसने एक पॉन्ड क्रिएट किया है ड्राइववे के साइड में। वर्क जब प्रोसेस में था तब कॉन्ट्रैक्टर जो है पॉन्ड को कवर कर देता है बैम्बूज और गनी बैग से। एक दिन पोस्टमैन लेटर डिलीवर करने के लिए आता है और वो उसमें गिर जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पी इज गोइंग टू बी लायबल क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर रहा था। तो यहाँ पे डी आंसर नहीं हो सकता भाई, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स की लायबिलिटी नहीं पूछी गई है, ऑक्यूपायर ऑफ अ प्रेमाइसेस की लायबिलिटी की बात हुई है प्रिंसिपल में, जो ऑक्यूपायर जो रहता है उस प्रॉपर्टी पे। तो इसलिए वील गो बाय दैट, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए, ये बताइए
तो कवर कर दिया पॉन्ड, इसकी वजह से तो वो बेचारा और गिर गया। कवर थोड़ी करना था, तुझे पता ही नहीं है वहां पॉन्ड है, तू उस पे पैर रख के चल गई, बढ़िया उसमें गिरी पड़ी है। चलिए, स्टारिंग द पोल गाइस। भाई कनिष्क क्लास में पोल वोल होता है, उस पर आपको क्लिक करना होता है, आप फिर आंसर कर सकते हो। चलिए, तो आसान से क्वेश्चन का आंसर ये मैं क्लास में भी करा चुकी हूँ। प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई इनोसेंट पर्सन की भी डेथ हो जाती है तो आपकी लायबिलिटी नहीं होती। राम को एक मॉब ने अटैक किया है जो उसको किल करने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक गन ले ली मॉब से और फायर करना शुरू कर दिया, उसमें एक बच्चा मर गया, तो ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि वो जो मॉब था वो उसको किल करने की कोशिश कर रहा था, उसने प्राइवेट डिफेंस में किया है। सो अगर आप प्राइवेट डिफेंस में किसी इनोसेंट चाइल्ड को भी मार देते हो, इनोसेंट पर्सन को भी मार देते हो प्राइवेट डिफेंस में, तो आप लायबल नहीं होते, इसलिए डी इज करेक्ट। चलिए, ये बताइए दोस्तों, स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान जवाब। मैंडेमस कब इशू होता है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंडेमस का मतलब होता है मैंडेटरी ड्यूटी, तो कोई भी लॉ में लिखी गई ड्यूटी है जो अगर कोई भी ऑफिसर नहीं निभा रहा है तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस इशू किया जाता है। सो डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, टू एनफोर्स अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो किसी स्टैट्यूट में दी गई हो, किसी एक्ट में दी गई हो। डिस्क्रिशनरी ड्यूटी के लिए वैसे भी मैंडेमस नहीं निकलता। सो डी इज करेक्ट। चलिए, ये बताइए, स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जो कि आपने अगेन गलत कर दिया। अबे बी इज द डेफिनेशन ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। क्वेश्चन पूछ रहा है लिक्विडेटेड डैमेजेस, कोर्ट अगर डिटरमाइन करेगा तो वो तो अनलिक्विडेटेड है ना, अनडिसाइडेड अनलिक्विडेटेड होते हैं, ऑलरेडी प्री डिसाइडेड लिक्विडेटेड होते हैं। तो प्री एस्टिमेटेड डैमेजेस, जो आपको पता है कि कितना डैमेजेस मिलेगा, और आर्बिट्रेरीली अगर कोई कॉम्पेंसेशन डिसाइड कर रहा है तो वो कैसा डैमेज हो सकता है, वो तो वैलिड ही नहीं है। सी क्यों लगाया तुमने? डी इज करेक्ट। Predetermined damages are liquidated damages. Undetermined damages are unliquidated damages. ये तो बहुत आसान है, कितनी बार पढ़ चुके हैं हम लोग। चलो, ये बताओ, स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीसी लेमन स्क्वीजी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है इसमें से आपसे पूछा गया है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड होता है, जिसमें इवेंट फ्यूचर में होता है, उसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे बहुत, एक गार्ड इज अपॉइंटेड स्विमिंग पूल पे अपॉइंट कर दिया गार्ड, तो ये कंटिंजेंट थोड़ी है, गार्ड काम कर रहा है, उसको उसका पैसा मिलेगा, ये किसी फ्यूचर इवेंट पे डिटरमाइंड थोड़ी है। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए जो पक्का नहीं है। सी, A borrower solemnly promises to pay off the loan when he has funds. जब बंदे के पास पैसा होगा तो borrower कह रहा है कि मैं तेरा पैसा वापस कर दूंगा, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यहाँ पे तो इवेंट ही कंटिंजेंट है। वहां पे आपके बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इवेंट अनसर्टेन होता है। ए सेल्स हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द प्रॉपर्टी वुड बी रिकन्वेड ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस विद इंटरेस्ट। तो ए यहाँ पे तो सेल ही कर दिया, तो यहाँ पे तो ये टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट है। बी, ए ने अपनी फैक्ट्री इंश्योर करी है कि अगर फायर लगेगी तो मेरी फैक्ट्री का इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, तो ये फ्यूचर इवेंट पे बेस्ड है ना, अगर फायर लगेगी तो पैसा मिलेगा वरना पैसा नहीं मिलेगा। तो फायर लगना वाला जो इवेंट है वो अनसर्टेन इवेंट है, और इन दोनों के बीच में इंश्योरेंस कंपनी और ए के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है विच विल कम इनटू फोर्स अगर फायर लगी तो, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये बताइए,
starting the poll, guys. Standard form of contract किसे बोलते हैं? Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे व्हाट्सएप आप डाउनलोड करते हो तो उस पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे आती हैं, वो सबको ही एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं. तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स ऑलरेडी फिक्स्ड हैं एक पार्टी के द्वारा और दूसरी पार्टी के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है, तो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी. सो यहाँ पे डी इज करेक्ट. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस. नाउ सी यू एट 7 p.m. for the Criminal Law Plus class. Kanika, Bhavna, Aditya, Soumya, Ansh, Manvi, Ritu, Kasim, Pavni, Shalvi. Very, very, very good. Easy peasy, easy poo, easy peasy. ठीक है, चलिए. Thank you so much, guys. Now I shall see you at